Hello everyone, very warm welcome to all of you on your own YouTube channel, that is First Step. So in today's session we are going to discuss about BSc Physics, that is particularly semiconductor जो devices है आपके पास BSc फर्स्ट ईयर जो है उसका एक इम्पोर्टेंट अपना यूनिट चल रहा है, यूनिट नंबर 2, दैट इज जंक्शन ट्रांजिस्टर। और आज हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज कॉमन एमिटर कनेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है ना, आज कॉमन एमिटर के बारे में कंप्लीट जो भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकते हैं रिलेटेड टू कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, वो आज हमने यहाँ पे देखने हैं इसी पार्टिकुलर वीडियो के अंदर। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा आपका यहाँ पे ये है कि कॉमन बेस कनेक्शन जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। देन प्लीज बच्चे उस वीडियो को देखिए, ठीक है, ताकि आपको ये एमिटर कनेक्शन जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है ये भी आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब ज़्यादा हम टाइम इसके इंट्रोडक्शन पे वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सो देखते हैं आज का लेक्चर हमारा क्या है, दैट इज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए आपके पास, हाँ जी ये रही, that is common emitter configuration। ठीक है ना, look at the this diagram, this one first diagram you है, यहाँ पे ये आपकी आउटपुट है, this one that is your output, और ये आपने सिग्नल जो अप्लाई कर रखा है ये दैट मीन्स क्या हो गया आपके पास, ये आपकी इनपुट है। ठीक है, और इनपुट बच्चे किन दो टर्मिनल्स के अंदर लगा रखी है, एक तो ये वाला टर्मिनल है, ये कौन सा है, देखिए ये बेस के साथ कनेक्टेड है, ये बेस है, और एक ये टर्मिनल है, ये किसके साथ कनेक्टेड है, देखिए यहाँ से ये एमीटर है, ये टर्मिनल जो है। ठीक है, तो ये बेस और एमीटर के इन बिटवीन हमने क्या अप्लाई कर रखी है, इनपुट। तो वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड एमीटर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, आउटपुट हमने कहाँ लगा रखी है, आउटपुट एक तो ये कलेक्टर करंट है, ये टर्मिनल हो गया, एक तो ये वाला हो गया। ठीक है, ये टर्मिनल कौन सा है, ये वाला, ये आपका कलेक्टर है, दैट इज योर कलेक्टर टर्मिनल। और ये टर्मिनल कौन सा है, ये आपका यहाँ से मीटर करंट आ रहा है, ये आपका टर्मिनल कौन सा है, दिस वन, दैट इज योर एमीटर। ठीक है, तो इट मीन्स आपने जो इनपुट है, सॉरी जो आउटपुट है वो किन दो टर्मिनल के बीच लगा रखी है, ये आपका टर्मिनल आ गया कलेक्टर वाला, और ये टर्मिनल आपके पास आ गया एमीटर वाला। इट मीन्स आपने जो आउटपुट अप्लाई कर रखी है, दैट इज आउटपुट आपने टेकन, आउटपुट आपने ली है, वो कहाँ से लिया है, बिटवीन टू टर्मिनल्स, वन इज कलेक्टर एंड सेकंड वन इज एमीटर, और वो आपका सेकंड पॉइंट है, आउटपुट इज टेकन फ्रॉम द कलेक्टर एंड एमीटर। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल इजी है ये तो। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्या है मेरे पास, अब जो नेक्स्ट है ना बच्चे वो क्या है, दैट इज अब कॉमन एमीटर है, तो इट मींस एमीटर कॉमन होगा इनपुट और आउटपुट में, वो हमने देख लिया। ठीक है, ये आपका जो सिग्नल है ये इनपुट है, और इसमें ये रहा सेंटर पे क्या है आपका, ये आपका एमीटर, दिस वन इज योर एमीटर। तो एमीटर जो है वो इस साइड भी है, दैट मीन्स इन केस ऑफ इनपुट भी है आपका एमीटर, और वो आउटपुट में भी आएगा, आउटपुट में भी उसका टर्मिनल कॉमन है। ठीक है, तो ये आउटपुट में भी है। ठीक है, तो इट मीन्स योर एमीटर इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, तो ये मेन अपने जो 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब अगेन दोबारा देखिए यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है कि ये जो ऊपर वाला जो फर्स्ट डायग्राम है दिस वन, और ये जो आपका सेकंड डायग्राम है, ये दोनों डायग्राम जो है ये है कौन से डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे ये एमीटर है, यहाँ से एरो इस साइड जा रहा है, तो ये P होगा, तो PNP, ये तो आपका क्या आ गया, PNP है। ठीक है, नीचे वाला देखिए, इसमें एरो नीचे आ रहा है, तो ये सेंटर वाला P होगा, ये N होगा, और ये P होगा। ठीक है, सॉरी N होगा, दैट इज NPN। तो ये आपका कौन सा है, ये आपका NPN होगा। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा, ये हमने फर्स्ट लेक्चर जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था वहां पे इसके बारे में स्टडी किया था। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, दूसरा जो यहाँ पे हमने नहीं लिखा हुआ वो आपके पास क्या है, किसको आपने फॉरवर्ड बाइस करना है, किसको आपने रिवर्स बाइस करना है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जो इनपुट जंक्शन होता है वो ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस होता है, ये आपका फॉरवर्ड बाइस है। यहाँ पे ये जो वोल्टेज अप्लाई कर रखी है ना, ये फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज है। अगर चेक करोगे ध्यान से देखो यहाँ पे ये फॉरवर्ड बाइस है या नहीं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये किससे कनेक्ट करवा रखी है, ये आपका कौन सा है, ये जो है दिस वन, ये बेस कौन सा है आपका, ये बेस N टाइप है। N को नेगेटिव से कनेक्ट करोगे तो क्या होगा बच्चे, फॉरवर्ड बाइस होगा ना, तो ये आपका फॉरवर्ड बाइस है। ठीक है, अगेन
यहाँ पे ये P है, दिस वन P है, ये आपका N है, अगेन सॉरी दैट इज ऑल्सो P होगा, ये P आ गया, ये N आ गया, तो ये भी P होगा। अब P को हमने किससे कनेक्ट करवा रखा है, ये देखिए P को नेगेटिव से, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फिर ये आपका हो गया रिवर्स बायस, ठीक है। एंड सिमिलर टू जो सेकंड डायग्राम है NPN वाला, उसमें भी आप यही सेम होगा, इनपुट जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस रखोगे और आउटपुट जो होगी वो आपके पास हमेशा क्या होगी, रिवर्स बायस होगी, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा। तो ये आपकी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, दिखने में इस टाइप की होगी, ठीक है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट है इसमें सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्म्स जो आती हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल आती है बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो अब बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या है, सिंपल था, हमने उस दिन किया था, बीटा जो होता है वो आपके पास क्या होगा, दैट इज सिंपल टू, हमने उस दिन डेफिनेशन लिखी थी, चेंज इन आउटपुट करंट, चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइड बाय क्या आएगा, डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट करंट, डिवाइड बाय दैट इज डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट करंट। आई होप सो क्लियर होगा, उस दिन भी हमने ये बेसिक डेफिनेशन देखी थी, ठीक है। तो आज देखिए वो ऊपर वाला डायग्राम देखिए, ये ऊपर वाला यही डायग्राम देख लीजिए NPN वाला, इसमें आउटपुट करंट कौन सा है, ये है आपका आउटपुट करंट, और इनपुट करंट कौन सा है, ये वाला आपका क्या है, इनपुट करंट, ठीक है। दिस वन इज योर, ये आपका इनपुट करंट है, दिस वन इज इनपुट करंट आ गया, और ये करंट कौन सा है आपके पास, दैट इज योर आउटपुट करंट आ गया, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा ना, उसको बोला जाता है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। अब ये बेस के केस में है, ठीक है, तो सॉरी कॉमन एमीटर के केस में है, तो इसको बेस करंट बोला जाता है, क्योंकि एक बेस जो करंट है वो यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। तो देखिए बीटा की फिर वैल्यू क्या आ गई, और इसको डोनेट करते हैं बीटा से, जो पहले हमने किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर वो अल्फा था, तो ये बीटा आ गया, चेंज इन आउटपुट करंट है, तो ये फिर क्या आएगा, चेंज इन आउटपुट करंट। आउटपुट करंट कौन सा है आपके पास, कलेक्टर करंट था, और आपका इनपुट करंट कौन सा है, दैट इज बेस करंट है, डेल्टा आई बी, और वो मैंने डायग्राम से आपको शो कर दिया, और ये आपके पास वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू है, दैट इज योर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। आई होप सो क्लियर होगा, ठीक है, दैट इज योर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, और इसको बोलते हैं बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इनपुट करंट कौन सा है, बेस है, क्लियर है। या इसको कॉमन एमिटर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर भी बोल सकते हो, दीज टू आर सेम थिंग्स, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी बच्चे जो वैल्यू होती है ना, क्योंकि कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा होता है, इसकी जो वैल्यू होती है, कलेक्टर करंट जो होता है दैट इज वेरी लार्ज, ये हमें पता है, ठीक है। कलेक्टर करंट जो होता है इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज वेरी लार्ज वैल्यू होगी, और बेस करंट जो होता है ये तो बिल्कुल स्मॉल वैल्यू होती है, ठीक है। तो दोनों का रेशियो जो होगा वो वैल्यू बहुत लार्ज आएगी, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होती है, इट्स वैल्यू रेंज फ्रॉम 20 to 500, इतनी इसकी वैल्यू हो सकती है इस बीटा की, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टर्म आ चुकी है, बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, दैट कैन बी आपके एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमने सेकंड टर्म करनी है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट इन केस ऑफ कॉमन एमिटर। कॉमन जो एमिटर है उस केस में आपका ये एक्सप्रेशन जो आएगा वो किस टाइप का होगा, तो देखो यहाँ पे मेरे पास जो एक्सप्रेशन है इसका, हाँ जी देखो, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद होना चाहिए कि जो आपका कलेक्टर करंट है और जो एमिटर करंट है और बेस करंट है, इन तीनों के अंदर रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज 3 करंट्स। तो फर्स्ट जो होता है आपके पास दैट इज, हाँ जी देखिए, एक तो हमें पता है कि जो एमिटर करंट होता है दैट इज एमिटर करंट इज इक्वल टू, वो आपके पास होता है बेस करंट प्लस में क्या होगा, प्लस में वो होगा कलेक्टर करंट, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अच्छा उसके बाद में हमने देखा था इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो हमने की थी, दैट इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, वहां पे जो आपका कलेक्टर करंट आया था वो उस दिन फाइंड किया था, और आज हमने कलेक्टर करंट फाइंड करना है कॉमन एमिटर के लिए, वो आपके पास आया था अल्फा आई ई
और प्लस में क्या होगा, वो कॉमन बेस था ना, वो कॉमन बेस और ओपन था, ठीक है, दैट इज CBO, ICBO। और ये आपकी इक्वेशन नंबर आ चुकी है सेकंड, ठीक है। अब आपने बच्चे क्या करना है, इक्वेशन नंबर जो आपकी 1 है ना, इसकी वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में आपने वैल्यू पुट करनी है। तो ये IC की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, IC इज इक्वल टू अल्फा तो वहीं रहेगा, IE की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट करोगे तो ये मेरे पास क्या आ गया, IB प्लस में IC और प्लस में क्या आएगा, ICBO, और ये आपका नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा, अब ये IC की वैल्यू आ गई तो ये IC दोनों साइड एक साइड कर लो, ठीक है, रीअरेंज कर लो, IC माइनस अल्फा IC इज इक्वल टू ये आ गया अल्फा IB और प्लस में क्या आ गया ICBO, ठीक है। अच्छा, इसको फिर सॉल्व करो थोड़ा सा इसको। अब ये क्या आ जाएगा मेरे पास, IC यहाँ से कॉमन आ जाएगा इस साइड से, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू इक्वेशन बाकी तो सेम रहेगी, वो तो चेंज नहीं होगी, बीटा ये है और प्लस में आ गया IB है, सॉरी ये I करंट बेस करंट है ना ये वाला, दिस वन दैट इज दिस वन इज IB प्लस में ICBO, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा, फिर नेक्स्ट मैं फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस साइड देखो एक बार, ये मेरे पास अब होगा यहाँ से IC जो है उसको एक साइड रखो, बाकी सारी इक्वेशन जो है 1 माइनस अल्फा जो है ये जो वैल्यू है ये इस साइड चली जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी, तो ये आ गया अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, साथ में क्या है IB दैट इज बेस करंट और प्लस में क्या आएगा ICBO, इसको भी किससे डिवाइड करना है 1 माइनस अल्फा से। तो ये आपकी लास्ट इक्वेशन आई है, दैट इज योर थर्ड इक्वेशन आई है, इसको मैं मार्क कर रहा हूं, दिस वन इज योर थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अब बच्चे क्या होगा कि अगर मेरे पास सिचुएशन क्या हो, इफ यहाँ पे सिचुएशन होगी इफ बेस करंट इज जीरो, यहाँ इफ बेस इज ओपन, जैसे हमने उस केस के अंदर किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, वहां पे हमने एमीटर ओपन करके देखा था, यहाँ पे आपका बेस ओपन होगा, ठीक है, बेस इज ओपन, सॉरी कॉमन नहीं, दैट इज बेस इज ओपन। अगर आपका बेस ओपन होगा तो उस केस में क्या होगा, अगर बेस ओपन होगा तो बेस करंट क्या होगा, फिर मेरे पास जीरो होगा, बेस करंट इज इक्वल टू जीरो। तो टोटल करंट जो होगा वो आपके पास आ गया, यहाँ से इस इक्वेशन में IB जीरो पुट करो तो IC की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू ICBO डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। तो ये कौन सा करंट है, कब आया ये वाला करंट, जब बेस आपका क्या था, ओपन था। तो इसीलिए इस करंट की थोड़ी सी नोटेशन चेंज कर देते हैं, ये कब आया है, जब आपके पास बेस ओपन था। कौन सा करंट है ये, कलेक्टर एमिटर करंट, कब, अब ओ लगा दो, इसका मतलब थर्ड जो है वो ओपन है, कलेक्टर एमिटर करंट व्हेन बेस इज ओपन, यहाँ पे ओ लिखने का मतलब ये है, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, ये जो वैल्यू हमने फाइंड किया है ये इसके इक्वल होगी ICBO डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। इसका मतलब ये ICO की वैल्यू आ गई हमारे पास ICBO डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा जो है वो किसकी वैल्यू है, ICEO की वैल्यू है। तो इक्वेशन नंबर 3 देखो, इक्वेशन नंबर जो थर्ड है आपके पास, वहां से फिर ये क्लियर हो गया ना अपने पास, इक्वेशन नंबर थर्ड से देखो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड जो आपके पास इक्वेशन दे रखी है वहां से देखो आपके पास IC की वैल्यू फिर क्या आएगी, IC इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा तो आएगा, साथ में IB भी है, लेकिन वो दूसरी जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमने ये निकाल रखी, इसकी वैल्यू है IC, ये आ गया ICEO, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ गया मेरे पास, नेक्स्ट आ गया ये जो टोटल वैल्यू है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, ये रिलेशन है बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ये वाला जो है दैट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो इसको आप ये लिख सकते हो, ये बीटा की वैल्यू होती है ये वाली। तो ये आपके पास आ जाएगा IC इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास बीटा IB और प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा ICEO, ये वैल्यू आपकी प्लस में आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास है टोटल जो वैल्यू है, दैट इज योर कलेक्टर करंट इन केस ऑफ कॉमन एमीटर। यहाँ पे देख लो CE आ गया ना, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कॉमन एमीटर है, यहाँ कलेक्टर करंट व्हेन बेस इज ओपन या कॉमन एमीटर कह लो, दोनों का मतलब यहाँ पे सेम ही है, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन आई है,
जब भी आपका न्यूमेरिकल इस पोर्शन में से हो जिसमें एमीटर कॉमन है, तब आपने इस इक्वेशन का यूज करना है, और ये इक्वेशन आपके पास दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा सभी को, इसमें किसी को कोई डाउट वगैरह नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और ये आपका 4 मार्क्स में आ सकता है। फाइंड द करंट रिलेशन फॉर अ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट हमने कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करनी है कि कॉमन एमीटर के केस में कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इनपुट या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कैसी होंगी। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्या है मेरे पास, कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कौन सी स्टडी करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। मेरे पास क्या होंगे, दिस वन दैट इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो देखिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, हमने उस दिन भी हमने इस चीज के ऊपर डिस्कशन किया था कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, द रेशियो ऑफ इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज। ठीक है, यहाँ सिंपल कह सकते हो रेशियो नहीं सॉरी, द कर्व बिटवीन द ग्राफ बिटवीन इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज। उस दिन हमने स्पेसिफिकली किया था। ठीक है ना, किस किस के अंदर ग्राफ होगा, दैट इज द ग्राफ बिटवीन इनपुट करंट, ग्राफ बिटवीन इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज, ग्राफ बिटवीन इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज। ठीक है, एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। अब बस एट कांस्टेंट, यहाँ पे एट कांस्टेंट, तीनों बस वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। अब देखिए ये मेरे पास तीनों चीजें हैं क्या, इस पर्टिकुलर केस के लिए इनपुट करंट क्या है, ये रहा, दैट इज योर बेस करंट। तो इनपुट करंट तो हो गया आपके पास बेस करंट, वो हो गया IB। ठीक है, और इनपुट वोल्टेज क्या है आपके पास, वो देख लो, ये VBE है, दैट इज योर इनपुट वोल्टेज, दैट इज VBE। ठीक है, अच्छा उसके बाद में कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। अब आउटपुट वोल्टेज कौन सी है, ये रही आपके पास आउटपुट सेक्शन के अंदर VCE। तो ये आपके पास तीन चीजें आ चुकी हैं, और अब ये डेफिनेशन चेक करो जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास ये देखो, इट इज ए कर्व बिटवीन बेस करंट दैट मीन्स IB, यहाँ पे क्या लिखा है IB, एंड बेस मीटर वोल्टेज दैट मीन्स VBE, यहाँ पे क्या आया है इनपुट वोल्टेज VBE, कब, एट कांस्टेंट कलेक्टर एमीटर वोल्टेज दैट मीन्स VCE, और यहाँ पे क्या लिखा है VCE। ठीक है, तो सिंपली आपने किस तरह से इस चीज को याद करना है, याद बच्चे आपने सिंपली करना है कि ये कर्व होती है या ग्राफ होता है बिटवीन इनपुट करंट, अगर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है तो ग्राफ होगा इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के अंदर एट कांस्टेंट समथिंग आउटपुट कांस्टेंट होगी, और इसमें आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट होती है। लेकिन जब आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स करोगे ना, तब वहां पे क्या होता है, ग्राफ बिटवीन आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट इनपुट करंट होता है उसमें। ठीक है, जब आउटपुट डिस्कस करोगे तो समथिंग इनपुट कांस्टेंट होती है, जब इनपुट डिस्कस करोगे तो समथिंग आउटपुट जो है वो आपके पास कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आएंगी, आई होप सो क्लियर होगा। ठीक है, तो इनको मैं एक बार इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, बस एक बार डायग्राम को यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ, बाकी सारा क्लियर है, सेम ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखिए मेरे पास क्या है, ये क्लियर हो गया इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और ये आपका ग्राफ है कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने के लिए, सॉरी ग्राफ नहीं डायग्राम जो है, ये वाला जो आपका डायग्राम है कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने के लिए किस तरह से आप उसको कनेक्ट करोगे। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अब इसका इनपुट जो ग्राफ आएगा वो आपके पास ये ग्राफ दे रखा है। एक तो ग्राफ किसके अंदर होगा, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज, ये इनपुट करंट है IB और ये इनपुट वोल्टेज है दैट इज VBE। और ध्यान से देख लो इनपुट करंट जो है वो माइक्रो एम्पियर है, क्योंकि बेस करंट की वैल्यू बिल्कुल ही माइनर होती है, दैट इज वाई ये बेस करंट किसके अंदर है, दैट इज इन माइक्रो एम्पियर। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अब इसके अंदर नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो इस ग्राफ से हमें क्या चीजें पता चल रही हैं। ठीक है, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस कर्व डायग्राम जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट जो है वो देखिए यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट आ रहा है हमारे पास वो क्या है, लेट मी इरेज दीज वैल्यूज फर्स्ट।
ठीक है, ये तो आपको क्लियर होगा इनपुट करंट क्या है, इनपुट वोल्टेज क्या है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन अब होगी नहीं। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कशन किया था, आज फिर डिस्कशन कर लिया। अच्छा, अब देखिए, अब मेरे पास क्या है, ये जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है, अब हमने करना है कि ये क्या कह रहा है डायग्राम। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स रिसेंबल्स दैट ऑफ ए फॉरवर्ड बायस डायोड कर्व। अब ये किसके साथ रिसेंबल कर रही हैं, विद फॉरवर्ड बायस डायोड कर्व। अब ये क्यों रिसेंबल कर रही हैं, इसका बच्चे रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो ये इनपुट जंक्शन है ना, वो एक डायोड की तरह, बिल्कुल डायोड की तरह ही बिहेव कर रहा है। ठीक है, देखिए डायग्राम देखो, लुक एट द डायग्राम। ये आपके पास एरो इस साइड है, तो ये सेंटर पे P होगा और ये N होगा। ठीक है, तो ये P to N एक डायोड बन गई ना, तो ये एक डायोड की तरह एक्ट कर रहा है और है ये इनपुट के अंदर है, और दूसरा ऊपर से इसको क्या कर रखा है हमने, फॉरवर्ड बायस कर रखा है। तो इसीलिए इसका जो ग्राफ आएगा वो सेम आएगा जैसा कि डायोड के केस में होता है, पीएन जंक्शन डायोड के केस में होता है, इसीलिए ये लगभग उसी के साथ रिसेंबल करेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रिसेंबल विद दैट ऑफ फॉरवर्ड बायस डायोड कर्व। क्यों है, बिकॉज जो बेस एमिटर सेक्शन है ना ट्रांजिस्टर का, वो डायोड की तरह ही एक्ट कर रहा है। डायोड है ना, ये देखो एक P है और एक N है, दैट इज पीएन जंक्शन डायोड होगी, और दूसरा उसको हमने क्या कर रखा है, फॉरवर्ड बायस कर रखा है। तो इसीलिए वो जो डायोड की फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वैसे ही लगभग ये भी शो करेगा। ठीक है, एक तो ये पॉइंट यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ एक बार। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ, अब ये डायग्राम क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड जो मेरे पास पॉइंट है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे ढंग से देख लो इसको। सेकंड पॉइंट जो है, दैट इज एज कंपेयर टू कॉमन बेस अरेंजमेंट, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी ना, उसके कंपैरिजन में जो आपका यहाँ पे जो करंट है, जैसे कि यहाँ पे इनपुट करंट है, यहाँ पे बेस करंट है, ये इंक्रीज हो रहा है लेस रैपिडली विद द बेस एमिटर वोल्टेज। अब वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कोई भी करंट नहीं आया, कोई भी करंट नहीं। आप वोल्टेज तो इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन करंट की वैल्यू आई नहीं है। क्यों नहीं आई, इट मीन्स क्योंकि इस इनपुट जो आपके पास ये सेक्शन है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जो हमने कल केस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उसका देख लो, ये देखो, ये जैसे ही आप वोल्टेज इंक्रीज करते हो, ये इंक्रीज होना शुरू होगी, ये बिल्कुल उसी के साथ। ठीक है ना, एज सुन एज यू आर इंक्रीजिंग योर वोल्टेज, ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब इसका जो रेजिस्टेंस था वो कम था, लेकिन जो आज हम कॉन्फ़िगरेशन स्टडी कर रहे हैं, इसका बच्चे फिर रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। देयरफॉर यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन एमिटर सर्किट इज हायर देन दैट ऑफ कॉमन बेस सर्किट। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा। इनपुट जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, कॉमन एमिटर का क्या है, हाई है एज कंपेयर टू कॉमन बेस। तो ये हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और ये लगभग दो मेन पॉइंट्स हैं जो इस इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से निकल के आ रहे हैं। आप और भी पॉइंट्स लिख सकते हो, बट ये आपके मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन किया है, तो फिर इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी किया था। जैसे V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, V डिवाइड बाई आई। तो अब इनपुट है तो वोल्टेज भी इनपुट आएगी। इनपुट वोल्टेज कौन सी थी, देखो डायग्राम, इनपुट वोल्टेज क्या है, VBE इनपुट वोल्टेज, और करंट कौन सा है आपके पास, IB। ठीक है, तो VBE डिवाइड बाय IB आएगा, सिंपल है, दैट इज VBE डिवाइड बाय क्या आएगा, IB आएगा। ठीक है, एट कांस्टेंट आपने क्या रखनी है, एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जैसे ड्रॉ करते हो वैसे ही आपका रेजिस्टेंस आएगा। तो आउटपुट करंट कौन सा है आपके पास, एमीटर कॉमन कर रखा है, तो कलेक्टर एमीटर करंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो RI की जो वैल्यू आएगी वो फिर मेरे पास क्या आएगी, दैट इज चेंज इन VBE डिवाइड बाय क्या आएगा, कौन सा इनपुट करंट कौन सा है आपके पास, IB है, और कांस्टेंट आपने क्या रखना है, एट कांस्टेंट आपके पास कौन सी वैल्यू होगी, VCE, और ये यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर लिखा भी हुआ है। ठीक है, और वो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कशन भी किया था, और ये आपका 2 मार्क्स के विद रिस्पेक्ट टू इंपॉर्टेंट है। इनपुट रेजिस्टेंस हो गया, आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया, जहां वो अल्फा और बीटा क्या चीज है। ठीक है, तो आई होप सो ये क्लियर होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा
अब आगे देखिए, आगे है हमारे पास आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फिर बच्चे क्या होगा, ये ग्राफ होगा बिटवीन आउटपुट करंट, चलो एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं, ग्राफ बिटवीन द आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज, ग्राफ बिटवीन द आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट आपने क्या रखना है, इनपुट करंट, बस यहाँ पे ये चेंज होता है, एट कांस्टेंट इनपुट करंट। तो ये आपके पास आ गया कांस्टेंट इनपुट करंट। अब बस हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि आउटपुट करंट क्या है, आउटपुट वोल्टेज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट करंट जो है इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या है, डायग्राम देखिए दोबारा मेरे पास, लुक एट दिस डायग्राम। आउटपुट करंट क्या है, दैट इज कलेक्टर करंट। आउटपुट वोल्टेज क्या है, VCE, ठीक है। आउटपुट करंट क्या है आपके पास, दैट इज कलेक्टर करंट आया ना, आउटपुट करंट। आउटपुट करंट जो है वो आपके पास कलेक्टर करंट है। आउटपुट वोल्टेज जो आई है वो क्या आई है, VCE आई है, यही आपके पास आई है ना, देख लो एक बार दोबारा देखो। एक मिनट बच्चे, हाँ जी देखिए यहाँ पे मेरे पास डायग्राम के अंदर आउटपुट जो वोल्टेज है वो VCE आई है ना, क्लियर है। और इनपुट करंट कौन सा है, वो आपके पास बेस करंट है। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू अगर वहां पे लिखोगे तो इनपुट करंट आपके पास बेस करंट है, तो देखो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, दैट इज इनपुट करंट जो है वो आपके पास है, ये आपका बेस करंट आ गया IB, ठीक है। नाउ लुक एट दिस डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो, इट इज द कर्व बिटवीन द कलेक्टर करंट IC, ये रहा आपके पास कलेक्टर करंट IC, एंड द कलेक्टर मीटर वोल्टेज कौन सी है, VCE, ये रही आपके पास VCE, एट कांस्टेंट बेस करंट दैट मींस IB, और ये रहा आपके पास IB, ठीक है ना। तो सिंपली आपने इस कैरेक्टरिस्टिक को कैसे याद रखना है, आपने बस वही मेथड, अगर आउटपुट है इसका मतलब आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज, और कांस्टेंट क्या रखनी है, इनपुट करंट कांस्टेंट रखना है, बस इस वे से आपने इसको याद करना है बच्चे, ठीक है। इसमें मत कंफ्यूज हो कि कलेक्टर करंट कब किसको कांस्टेंट रखना है, बस आप ये बेसिक डेफिनेशन याद रखो, और डायग्राम आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, उसके विद रिस्पेक्ट टू आप इसको कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ठीक है बच्चे। अच्छा अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का जो डायग्राम आएगा वो किस टाइप का है, वो देखो ये डायग्राम दे रखा है, दिस वन इज योर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि यहाँ पे ये कलेक्टर करंट आ गया इस साइड, और यहाँ पे ये जो आउटपुट वोल्टेज है VC आ गई, देखो आउटपुट वोल्टेज आ गई ना, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या है, VC है, ठीक है। और कांस्टेंट हमने क्या रखा हुआ है, ये देख लो, एक बार हमने बेस करंट रखा 5 माइक्रोएम्पियर, तो ये कर्व आएगी, दूसरी बार 10 माइक्रोएम्पियर रखा तो ये कर्व आएगी, फिर ये कर्व आई है, और आफ्टर दैट ये 4 कर्व्स आई हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिक डायग्राम आ गया इन दिस केस, दैट इज योर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम से आप क्या डिस्कशन कर सकते हो, क्या डिड्यूस कर सकते हो, तो यहाँ से जो डिस्कशन है वो हम ये कर सकते हैं कि द कलेक्टर करंट IC वेरीज विद, ये जो कलेक्टर करंट है वो वेरी कर रहा है, वेरीज विद VCE, वो हमें पता है VCE के साथ वेरी कर रहा है, बट ओनली फॉर 0 to 1 वोल्ट, ये यहाँ पे देखा गया कि ये सिर्फ यहाँ से 0 से लेकर 1 वोल्ट यहाँ तक बस इतना ही वेरी कर रहा है, 0 to 1 वोल्ट बस इतना ही वेरी करता है, एंड देन बिकम कांस्टेंट, उसके बाद में वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, आई होप सो क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद में क्या है, द वोल्टेज एट विच IC becomes constant is known as knee voltage, that is one of the important point है इस केस के अंदर, उसको बच्चे knee voltage बोलते हैं। The voltage at which IC becomes constant, देखो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर, let me change the color, हाँ ये देखो, अब इस पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर, इस वोल्टेज के ऊपर आपका जो करंट है वो बिल्कुल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये इसको बोला जाता है, ये जो भी वोल्टेज की वैल्यू आएगी ये वाली, इसको बोलते हैं दैट इज योर नी वोल्टेज, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपकी नी वोल्टेज है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट जो है इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस केस के अंदर, दैट इज फॉर एनी वैल्यू ऑफ VCE, इस VCE की कोई भी वैल्यू हो नी वोल्टेज के ऊपर, एबव नी वोल्टेज, दैट इज एबव नी वोल्टेज,
जो आपके पास कलेक्टर करंट आएगा ना उसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली देखी और वो किसके इक्वल होती है, इसके लिए जो फैक्टर होता है करंट एम्प्लीफिकेशन वो क्या होता है, बीटा होता है ना, बीटा की मल्टीप्लाई कर दो बेस करंट के साथ, इसके इक्वल होगा आपका कलेक्टर करंट। जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था, वहां पे आपके पास क्या था, अगर आपने कलेक्टर करंट फाइंड करना था तो वो लगभग किसके इक्वल था, अल्फा टाइम्स ऑफ एमीटर करंट था। लेकिन इस केस के अंदर अगर आपने कलेक्टर करंट फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल होगा, बीटा टाइम्स ऑफ बेस करंट होगा बच्चे। बस इसको याद रखना, ये आपका जो हमने प्रीवियस लेक्चर किया था उसके अंदर है और ये जो हमने आज किया है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है, क्योंकि आज हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ना कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आई होप सो क्लियर होगा, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास, तो अब हमने आउटपुट रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन करना है। यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो क्या चीज है, ठीक है। तो अब मेरे पास सिमिलर टू जो हमने प्रीवियस केसेस किए हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। यहाँ से आपके पास R की वैल्यू क्या आ जाएगी, V बाय आई। अब आउटपुट वोल्टेज कौन सी है, आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमारे पास कौन सी है, ये ऊपर वाला डायग्राम जो इससे देख लो, ऊपर हम जाते हैं, आउटपुट वोल्टेज कौन सी है, VCE है ना। तो आउटपुट वोल्टेज आपके पास कौन सी है, VCE है। और आउटपुट करंट तो आपको पता ही है, कलेक्टर करंट है। इनका जो चेंज होगा एट कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या रखना है, एट कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट क्या था, बेस करंट कांस्टेंट था ना, IB, एट कांस्टेंट IB। तो ये आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी आर नोट की। तो क्या लिखोगे, आर नोट इज इक्वल टू डेल्टा VCE डिवाइड बाय क्या आएगा, डेल्टा IC एट कांस्टेंट, दैट इज IC एट कांस्टेंट, कांस्टेंट आपने क्या रखा है, एट कांस्टेंट IB, एट कांस्टेंट बेस करंट, ठीक है। और ये ऐसा ही बिल्कुल डेफिनेशन के अंदर दे रखा है, देख लो यहाँ पे एक बार डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर वोल्टेज, कलेक्टर मीटर वोल्टेज VCE, यहाँ पे भी क्या लिखा है VCE, टू द चेंज इन कलेक्टर करंट डेल्टा IC, ये क्या आ गया डेल्टा IC एट कांस्टेंट क्या रखना है आपने, IB, ठीक है। तो ये आपके पास आउटपुट रेजिस्टेंस आ गया और ये भी 2 मार्क्स के विद रिस्पेक्ट टू ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो ऊपर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए हैं वो आपका 4 या 6 मार्क्स के अंदर आपका इंपॉर्टेंट है। और ये आपको नोट्स लगभग प्रोवाइडेड है, यहाँ पे लगभग 80% ऑफ द आपके पास जो टॉपिक है वो आपको प्रोवाइडेड है कि आपने रिटर्न में क्या लिखना है। बाकी बस इस चीज को फर्निश कर लेना, थोड़ा सा बेटर लिख लेना, ठीक है, वो आपकी राइटिंग के ऊपर है। तो ये आज वाला जो अपना टॉपिक है वो कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपका कंप्लीट हो चुका है। और जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है वो आपका होगा, आई थिंक हमने कंपैरिजन करना है आउटपुट रेजिस्टेंस का कॉमन बेस एंड कॉमन एमीटर सर्किट का। चलो आज ही कंपैरिजन कर ही लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर अलग टॉपिक कर लेंगे। अच्छा देखो, अब ये 2 डायग्राम मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, दोनों आपके अलग अलग डायग्राम है, एक तो कॉमन बेस वाला है और एक आपके पास है कॉमन एमीटर। ये जो डायग्राम है ये कॉमन बेस है, ठीक है, और ये डायग्राम आपके पास कॉमन एमीटर है जो आज हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे सिचुएशन क्या है, हमने ये देखना है कि आउटपुट रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, क्योंकि हमने इनपुट तो कर लिया, इनपुट तो स्पेसिफिकली हमें पता चल गया कि कॉमन एमीटर का इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा आया था, ठीक है, वो हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया इसी लेक्चर के अंदर। लेकिन अब हमने डिस्कस करना है कि जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो इन दोनों में से किसका ज्यादा है, कॉमन बेस का या कॉमन एमीटर का, ठीक है। तो अब देखो आउटपुट के लिए फिर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होनी चाहिए। तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो दोनों के लिए मैं ऊपर लिख देता हूं, ये कौन सा डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका कॉमन, ये है बच्चे दैट इज कॉमन बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला डायग्राम, और ये आपका डायग्राम है दैट इज कॉमन एमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका कॉमन एमीटर है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये वाला, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब ना हमने जो चीज यहाँ से निकालनी है वो आप किस तरह से फाइंड करोगे, कौन सा आपके पास किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो उसको फाइंड करने के लिए बच्चे देखो मेरे पास किस तरह से फाइंड करोगे। ये वैसे मैंने यहाँ पे फाइंड कर रखा है, पहले तो ये चीज देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं दोबारा इरेज करके तो नहीं लिखूंगा, इसको लिखा रहने दो, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, नीचे लिख देते हैं। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मेरे पास जो भी सिचुएशन है, यहाँ पे सिचुएशन क्या है, चलो इसी डायग्राम को देख लो, यहाँ पे नीचे नहीं करते हम, यहाँ पे डायग्राम पे देखो।
अब यहाँ पे बच्चे क्या है, फॉर दिस पर्टिकुलर केस हमें पता है कि जो आपका स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है, आपने सिंपली देखा होगा मैथमेटिक्स के अंदर हम बोलते हैं जी dy बाय dx होगा, वो आपका स्लोप होगा। अब y एक्सिस में क्या है, कलेक्टर करंट है ना, तो इसका मतलब ये आपके पास आ जाएगा dic, और x एक्सिस में आपके पास वोल्टेज है, वो डिपेंड कर रही है, कॉमन मीटर है तो ये वोल्टेज होगी, कॉमन बेस है तो ये वोल्टेज होगी, तो इसको हम सिंपली dv लिख लेते हैं, कुछ लिखते नहीं, हम इसको वोल्टेज v लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें स्लोप के साथ कंपैरिजन चाहिए कि जितना जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस का क्या होगा, बस आप इस मेथड से आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ से इसको पता करना है तो ये नीचे जो लिखा है इसको मैं एक बार इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, हमें पता है बच्चे V जो होता है वोल्टेज, वो क्या होता है IR बाय ओम्स लॉ। अब यहाँ से रेजिस्टेंस निकालोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, V डिवाइड बाय I आ गई ना। लेकिन अगर मैं R की बजाय 1 बाय R कर दूं, 1 बाय R, तो वो फिर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा ना, I डिवाइड बाय V हो जाएगा। और ये जो DI डिवाइड बाय DI है, इसका भी मतलब तो यही है ना, I डिवाइड बाय V लिखो चाहे DI डिवाइड बाय DV लिखो, दोनों का मतलब सेम है। इसका मतलब यहाँ से जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या है, ये आ गया ना DI बाय DV, और DI बाय DV क्या है आपका, वो स्लोप होता है। ये देखो यहाँ पे DI डिवाइड बाय DV जो है वो क्या है, दैट इज योर स्लोप। तो इसका मतलब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि ये जो वैल्यू आई है, दिस पर्टिकुलर वैल्यू जो है आपके पास, वो किसके इक्वल आ गई, ये आपके पास है स्लोप, ठीक है। तो अब हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने एक इससे ये चीज फाइंड कर ली कि जो आपके पास ये रेजिस्टेंस है ना 1 बाय R, ये 1 बाय R वाला जो पोर्शन है, दिस 1 बाय R, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्लोप के ऊपर, ठीक है। और ये पार्टिकुलरली एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है वो आपने हमेशा याद रखना है, ये जो फैक्ट है मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, दिस वन के जो 1 बाय R है वो आपका इज इक्वल टू क्या आया है, वो आपके पास आया है स्लोप, ठीक है। तो फिर इन दोनों डायग्राम्स में से जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। आई होप सो ये चीज तो क्लियर हो चुकी होगी, अब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हाइयर स्लोप इट मीन्स लोअर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हाइयर स्लोप दोनों में से किसका है, ये देखो ये हाई स्लोप है, ये जो कॉमन कौन सा है आपके पास, दैट इज योर कॉमन एमीटर, ये आपका हाई स्लोप है, ये वाले। यहाँ पे देखो ये स्लोप बिल्कुल कम है, हाई स्लोप होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ये देखो अगर ये स्लोप की वैल्यू आपके पास क्या है, हाई है, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, लो वैल्यू आएगी। इट मींस कॉमन एमीटर का जो रेजिस्टेंस आएगा वो लेसर आएगा एज कंपेयर टू कॉमन बेस। आई होप सो क्लियर होगा, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। देखो नीचे लिखा भी हुआ है, इट मींस कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन हैज लेसर आउटपुट रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और इसी रीजन के कारण आपकी जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है वो इन सभी से ज्यादा हम यूज करते हैं एज कंपेयर टू कॉमन बेस, जहां आपका कॉमन कलेक्टर हो, इन दोनों से ही हम कॉमन एमीटर को ज्यादातर यूज करते हैं। और एग्जाम के अंदर जो ज्यादा क्वेश्चन है कॉमन बेस और कॉमन एमीटर से ही आएगा, कॉमन कलेक्टर से कम पूछते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि ये आपको टॉपिक भी क्लियर होगा, ये इंपॉर्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं, वो कंपैरिजन करो, ठीक है बच्चे, हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो आज का लेक्चर बस इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जनरल जो क्वेश्चंस है कॉमन बेस और कॉमन एमीटर के, वो 3-4 क्वेश्चंस वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, हैव ए नाइस डे।